वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने कॉशी डीएलेम्बर्ट क्राइटेरियन देखा था, जो कि बहुत यूजफुल है टू डिसाइड लिमिट्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस। अगर nth रूट ले लिया जाए xn का, xn कोई सीक्वेंस है, फॉर n इक्वल्स 1 2 3 वी हैव नंबर्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो इस चीज़ की लिमिट क्या है, अगर हमको पता चल जाए इस रेशियो की क्या लिमिट है, तो हम इसकी लिमिट बता सकते हैं और वो बराबर होंगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और वैल्यू इसकी कुछ आती है, मान लें v, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू भी v ही होगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टोल्ट्ज थ्योरम सीखेंगे, जो कि इसी तरह का दिखने वाला एक स्टेटमेंट है और बहुत यूज़फुल है। तो इसके प्रूफ में हमने लिम सुप लिमिन यूज़ किया था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको अवॉइड भी किया जा सकता था, पर उससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। और आज के लेक्चर में भी हम यूज़ करेंगे ये कॉन्सेप्ट्स, just so that we are able to write an efficient proof. Okay. Some problems for practice. And now let us get started. तो सीधा स्टोल्स थ्योरम पर आते हैं। हमारे पास दो रियल सीक्वेंसेस हैं, xn और yn, और कुछ टेक्निकल कंडीशंस हैं। पहले तो ये जो yn है, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है और सक्सेसिवली दे आर डिफरेंट। तो दो एलिमेंट्स जो पास पास हैं, यानी एक के बाद एक हैं इस सीक्वेंस के, वो डिफरेंट हों, ये हमारी हाइपोथेसिस है, ये हम मान के चल रहा है। और भी अजम्पशंस हैं। एक अजम्पशन ये कि जो yn है दे डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, तो वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये लिमिट अगर g है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो रेशियो है सक्सेसिव डिफरेंस का, वो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू अगर g है, तो जो रेशियो की लिमिट है xn अपॉन yn, वो भी एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू भी g ही होगी। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और बहुत इंट्यूटिव बात है। मैं इंट्यूशन की बात करूँगा, पर उसके पहले ये हाइपोथेसिस थी किस लिए कि दिस मेक सेंस, yn-yn-1, ये जो डिनोमिनेटर है, जस्ट टू मेक सेंस ऑफ इट दिस हाइपोथेसिस वाज नीडेड, और टू मेक सेंस ऑफ दिस रेशियो xn अपॉन yn दिस हाइपोथेसिस वाज नीडेड। तो ये तो सॉर्ट ऑफ टेक्निकल कंडीशंस हैं। ये भी एक टेक्निकल कंडीशन ही है, पर ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी डिमांडिंग। और हम बस क्या ये रहे हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई और जी के बराबर है, तो ये रेशियो की लिमिट हम निकाल सकते हैं। और ये रेशियो की लिमिट्स बहुत बार हमें निकालनी होती हैं, बहुत काम की चीज़ होती है। तो इट्स अ कन्वीनियंट क्राइटेरियन। ओके, अब इंट्यूशन क्या है? वेल, अगर ये लिमिट जी के बराबर है, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि xn माइनस इट्स प्रेडेसेसर इक्वल्स g टाइम्स, या मैं रफली इक्वल्स g टाइम्स इट्स g times yn minus its predecessor, right? This is for large enough n, for sufficiently large n. तो एक बार इस sufficiently large को भूल जाए, मान लें दिस इज़ फॉर ऑल n, जस्ट प्रिटेंड कि ये हर n के लिए हो रही है ये चीज़। तो टेलीस्कोपिकली अगर सम करेंगे तो क्या मिलेगा? कहने का मतलब, अगर n की वैल्यू 2 रखें, तो दिस गिव्स अस x2 माइनस x1 इज रफली इक्वल टू g टाइम्स y2 माइनस y1। फिर x3 माइनस x2 इज रफली इक्वल टू g टाइम्स y3 माइनस y2 एंड सो ऑन। xn माइनस xn माइनस 1 इज रफली इक्वल टू g टाइम्स yn माइनस 1। तो अगर इसको टेलीस्कोपिकली सम करें तो हमें मिलेगा xn माइनस x1 इज रफली इक्वल टू g टाइम्स yn माइनस y1। अब बोथ साइड yn से डिवाइड करें, क्योंकि yn डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, वी कैन काइंड ऑफ प्रिटेंड कि yn अपॉन y1 अपॉन yn गोज टू 0 एंड xn अपॉन yn गोज टू 0। सो यहाँ से दिख जाना चाहिए कि xn अपॉन yn इज रफली इक्वल टू g एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो ये तो हेरिस्टिक है, इसको हम प्रूफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो पॉइंट इज जस्ट दिस कि एक बार ये चीज़ अगर हम मान लें हर n के लिए है, तो टेलीस्कोपिक सम से हमें रफली दिख जाएगा कि ये चीज़ हो रही है, पर वो हर एन के लिए है नहीं, वो सफिशेंटली लार्ज एन के लिए है। तो भी कोई बात नहीं, तो भी टेलीस्कोपिकली करेंगे सेम चीज़ दिख जाएगी। बट अब हम प्रॉपर प्रूफ लिखने वाले हैं इसी चीज़ का, इसी इंट्यूशन को ही फॉर्मलाइज करेंगे। ओके, सो एक एप्सिलॉन फिक्स करते हैं, फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0।
और इसको कुछ बोल देते हैं, लेट्स कॉल दिस स्टार, इस इक्वेशन को स्टार बोल देते हैं। सो बाय स्टार वी नो कि एक n ऐसा है such that this happens for all n which are at least capital N. Immediately from the definition of the limit, therefore this is same as saying राइट। और ये वही वाली बात हो गई कि xn-1 इज रफली इक्वल टू g टाइम्स yn-1 फॉर सफिशिएंटली लार्ज लिटिल n। उसी बात को प्रिसाइसली लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको कुछ बोल देते हैं, ये जो स्टेटमेंट इसको हम डैगर बोल देते हैं। तो डैगर को हम यूज़ करेंगे, टेलीस्कोपिक सम करने जा रहे हैं बेसिकली। सो यूज़ डैगर फॉर these values of n and sum up this up to m तक जाएंगे। m is some natural number which is bigger than capital N certainly, मतलब m is any natural number, maybe I should say it क्योंकि confusion हो सकता है। so fix let m be at least n plus 1 and it be arbitrary, or now we use dagger for these values of little n and sum up, we get by telescopically summing this times correct, we get this right. And now we divide both sides by ym, so that so yeah, so this is for all, I mean this is for all m of this sort. So dividing by ym, क्योंकि ym 0 नहीं है उससे डिवाइड कर सकते हैं, so we get g minus epsilon right, we get this। और फिर वही कि just take limb sup, यहाँ तक आ गए। दिस वॉज जस्ट फॉर्मलाइजिंग द इंट्यूशन जिसकी बात हुई थी कि टेलीस्कोपिकली सम करके बोथ साइड डिवाइड किया, दिस इज ग्रोइंग टू इन्फिनिटी, तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी एट्सेट्रा। आई मीन वन कैन सॉर्ट ऑफ इग्नोर दिस। उसी बात को प्रिसाइसली बोलने के लिए टेक लिम इन फिल्म सो वट एवर, सो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। सो दिस गिव्स अस g minus epsilon which is equal to lim inf of this whole thing, एक्चुअली वो m गोइंग टू इन्फिनिटी होगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू lim inf of this guy which is equal to, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो फिक्स्ड एक नंबर है और एज m गोइंग टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो ये लिमिट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी थी उससे हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। और यू कैन जस्ट अनरावल दी एलिमेंट्री डेफिनेशन, उससे भी मिल जाएगा। सो हमें क्या मिला कि g माइनस एप्सिलॉन इज एट मोस्ट दिस लिमिट, एंड सिमिलरली यू कैन डिड्यूस दैट lim sup is at most g plus epsilon, right? तो इसका लिमिट, I mean this particular quantity is at least that thing and this quantity is at most that thing। और ये तो हमें पता ही है कि जनरल में होता है दिस इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी तो जनरल होती है, दिस थिंग ऑलवेज डोमिनेट्स दैट। अब क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए हो रहा है, इससे शो हो गया कि ये दोनों एक्चुअली बराबर हैं और जी के ही बराबर हैं, और इस वजह से
this limit is actually equal to g. Okay, that's it. सो प्रूफ डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट इंट्यूशन को ही फॉर्मलाइज किया है और लिमिन फॉर लिम सुब की मदद से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है. यहाँ तक आने के बाद एलिमेंट्री आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जा सकते थे, बट वाई यूज़ एलिमेंट्री आर्ग्यूमेंट जब हमने ये सारी मशीनरी डेवलप करी है. ओके, सो दिस इज स्टोल्स थ्योरम. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. कुछ भी डिफ़िकल्ट यहाँ पे हो नहीं रहा है. ओके, ईजी लगना चाहिए. ये ख्याल शायद ना आए बैठे बैठे कि चलो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये लिमिट जी के बराबर है, पर एक बार ये समझ गए हम, एक बार कोई लिख के दे दे तो बड़ा ऑब्वियस है कि हाँ ये तो है ही. ठीक है, इलस्ट्रेशन शो करना है कि ये जो लिमिट है वो 2 के बराबर है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सम है, ये जो चीज़ है, अगर इसको मैं एफ एन बोल दूँ तो ये क्या लिखा हुआ है कि एफ एन अपॉन रूट एन कन्वर्जेस टू 2 एज एन गोज टू इन्फिनिटी. ये चीज़ लिखी हुई है, पर एफ एन अपॉन रूट एन कन्वर्जेस टू 2 का मतलब हो गया कि एफ एन इज लाइक ट्वाइस ऑफ रूट एन, वट एवर दिस मीन्स. तो इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज़ ट्वाइस ऑफ रूट एन जैसी है, जो कि ऑब्वियस नहीं है. इसको देखने का एक तरीका और है इंटीग्रेशन, पर वो अभी हम नहीं जानते, तो हम स्टोल्स थ्योरम से इसको तुरंत कर सकते हैं. कुछ नहीं है, एक्स एन इज दिस गाय and yn is this guy, root n. और clearly वो सारी hypothesis, so this is yn not equal to y, this is yn. और वो सारी hypothesis की successively they are different and diverging to infinity and none of these are zero, वो तो satisfied है ही. तो अगर हम ये रेशियो कैलकुलेट करें, what is this ratio? This is just 1 upon root n divided by this thing, right, which is equal to, rationalize कर लेते हैं, so this is same as this quantity, right, but this is just 1, and in the numerator we would get 1 plus ये चीज़ मिलेगी, पर clearly then the limit of the ratio, this is equal to 2 and that's it. Use Stoll's theorem, immediately you get that this limit is equal to 2. very very convenient, right. इसको डायरेक्टली करना तो मुझे तो अभी दिख भी नहीं रहा, अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन और एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरम, और मैं इसको कैसे करूँगा मुझे पता नहीं. कोई तरीका होगा ज़रूर टू, आई मीन आई थिंक एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी ही होती है जो इसकी ही बात करती है, सोचना पड़ेगा. एनीवे दिस इज ऑब्वियस नाउ. सेकेंड इलस्ट्रेशन, ये हॉरिबल लिमिट हमको पता करनी है किसके बराबर है. अब इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो हम n के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं. सेम फॉर द डिनोमिनेटर, तो कुछ करना नहीं है, पर हम स्टोल्स थ्योरम से इसको और भी जल्दी कर सकते हैं और क्लीनली कर सकते हैं. सो एक्स एन इज दिस क्वांटिटी, यानी कि द न्यूमरेटर, वाई एन इज द डिनोमिनेटर, राइट. नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंस? अगेन सारी हाइपोथेसिस जो स्टोल्स थ्योरम में चाहिए सब सेटिस्फाइड है, बस ये रेशियो हमें देखना है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं. व्हाट इज दिस रेशियो? तो थोड़ा ध्यान से करेंगे न्यूमरेटर तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये तो यही का यही है. जब एक्स एन माइनस वन निकालेंगे तो एन की जगह पे एन माइनस वन रखना पड़ेगा. फिर जब डिफरेंसेस लेंगे तो मेरे ख्याल से जो सम बनेगा वो ये बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, अब पॉइंट है कहाँ तक जाएंगे हम, आई थिंक एन स्क्वायर तक ही जाएंगे. दिस इज व्हाट वी विल गेट इन द न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर में एन क्यूब. अब ठीक है, दिस रेशियो इज इक्वल टू दैट रेशियो. हमको देखना है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं. अब ये खुद भी हम स्टोल्स थ्योरम से कर सकते हैं, बट नाउ वी कैन जस्ट यूज आवर यूजुअल सीक्वेंस एंड सीरीज नॉलेज. वी नो दिस इज इक्वल टू
this quantity which is right, और इसकी फिर अगर हम लिमिट लेंगे तो वो ये आ जाएगी विच इज़ 1/3. दैट्स इट. इमीडिएट. लास्ट में एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. एक रियल सीक्वेंस है विद दिस प्रॉपर्टी. मान लेते हैं एक रियल सीक्वेंस है विद दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो इंक्रीमेंट्स हैं वो ज़ीरो पर जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर ए एन को हम ये ले लें, दैट फिट्स हियर. शो करना है कि ये जो लिमिट है, इस रेशियो की लिमिट, वो भी ज़ीरो पर ही जा रही है. तो अगर सक्सेसिव इंक्रीमेंट ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं तो ये रेशियो भी ज़ीरो है. सो वन प्रूफ इज़ जस्ट इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ स्टोल्स थ्योरम. कुछ भी नहीं है. योर न्यूमरेटर इज़, इसको एक्स एन बोल दें, इसको वाई एन बोल दें, अप्लाई स्टोल्स थ्योरम, डन. पर मैं एक ज्योमेट्रिक तरीका इसको समझने का बताना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. तो उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली और इसका क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली. फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर ये हाइपोथेसिस दी हुई हो तो ये लिमिट ज़ीरो होगी. तो अगर हम इस सीक्वेंस का प्लॉट बनाएं, और जो प्लॉट मैंने बनाया है वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ये सब के सब नॉन नेगेटिव या सब के सब पॉजिटिव हैं. वो केवल सहूलियत के लिए, कैसे भी हो सकते थे, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकते थे, पर मैंने सब पॉजिटिव बनाए हैं. तो अगर ये प्लॉट है और ये मान लें n है, दिस इज़ n एंड दिस इज़ n कॉमा ए एन, ये जो पॉइंट है. तो व्हाट इज़ दिस रेशियो? ये जो रेशियो है ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ये लाइन अगर बनाई जाए ओरिजिन से पास होने वाली और n के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है प्लॉट में उससे पास होने वाली, तो इस लाइन का स्लोप इज़ दिस क्वांटिटी. तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो स्लोप्स आएंगे, ये जो लाइंस के स्लोप्स आएंगे, ये ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं. बेसिकली ये शो करना है, प्रोवाइडेड दिस हाइपोथेसिस ऑब्वियसली. ठीक है. सो विच मीन्स व्हाट, कि अगर हम एक एप्सिलॉन फिक्स करें और एक एप्सिलॉन स्लोप की लाइन बनाए और माइनस एप्सिलॉन स्लोप की लाइन बनाए, तो अल्टीमेटली हर पॉइंट इस प्लॉट का इस कोण में अटक जाएगा. बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं. सो want to show, maybe I'll write this much, want to show that fix epsilon greater than 0, want to show that ये जो पॉइंट है n कॉमा ए एन जो कि R2 में है, lies in the cone shown adjacent ultimately. और ये कौन है क्या? ये लाइन इज एप्सिलॉन स्लोप की लाइन, ये लाइन इज माइनस एप्सिलॉन स्लोप की लाइन. राइट, ये करना है. ओके. अब क्योंकि हमें दिया है कि दिस थिंग लिमिट्स टू ज़ीरो, इसका मतलब अगर हम n बहुत बड़ा ले लें, बहुत बड़े n के बाद जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स हैं वो हमें पता है कि छोटे होंगे, और मान लेते हैं एप्सिलॉन बाई 2 से छोटे होंगे. यानी कि सो लेट्स से दिस इज कैपिटल N. सो वी नो, लेट्स कॉल दिस स्टार. सो बाय स्टार एक कैपिटल N ऐसा है सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 जब भी लिटिल n इज एटलीस्ट कैपिटल N. ठीक है. और इसको यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ये वाला कोण बनाएं, एप्सिलॉन बाय 2 स्लोप ऊपर और एप्सिलॉन बाय 2 स्लोप नीचे, सो ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा. तो ये जो लाइन है इसका स्लोप इज एप्सिलॉन बाय 2 और नीचे वाली का स्लोप इज माइनस एप्सिलॉन बाय 2. मैं क्या कह रहा हूँ कि हर पॉइंट प्लॉट में जो इस टाइम के बाद आता है वो इस
कोन के अंदर होगा। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन ईजिली वेरीफाई। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि ये जो चीज़ है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसको अगर हम ऐसे रीड करें कि डिनोमिनेटर में हम ज़बरदस्ती ये लिख दें n+1 माइनस n, तो दिखना चाहिए, तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो जो स्लोप है wherever this is the point corresponding to n+1 कहीं पर है, यही स्लोप लिखा हुआ है, ये जो क्वांटिटी है वो यही स्लोप है, और वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, यानी इस कोन के अंदर अगला पॉइंट आएगा और फिर अगला पॉइंट फिर उसी कोन के अंदर आएगा। ये आप सक्सेसिवली इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, राइट। अगला पॉइंट इस कोन के अंदर आएगा और फिर इस पॉइंट के अबाउट जो एप्सिलॉन बाई 2 कोन बनेगा उसके अंदर अगला पॉइंट आएगा एंड अगला पॉइंट एंड सो ऑन। तो सारे के सारे पॉइंट्स ही जो बाद में आएंगे वो इस एप्सिलॉन बाई 2 कोन में होंगे, पर ये एप्सिलॉन बाई 2 कोन ही आफ्टर सम पॉइंट हमारे बड़े एप्सिलॉन कोन में कंटेन हो जा रहा है, और इस वजह से एक पॉइंट एक समय ऐसा आएगा जब सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट के हमारे एप्सिलॉन कोन में ही लाई करेंगे। दैट्स इट। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, बट रुक के विचार करेंगे बात समझ में आ जाएगी। इट्स अ ज्योमेट्रिक थिंग, मैं कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, ठीक है। और जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ेंगे, शुरू एटलीस्ट ऐसे ही करेंगे, फिर जो यूजुअल टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस होती हैं वो हम वहाँ पे भी जाएंगे, पर डिफाइन हम ऐसे ही करेंगे ज्योमेट्रिकली कोन्स की मदद से। Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.